क्षेत्र में काम करने वाला एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बच्चों का अर्ली इंटरवेंशन से लेकर के लास्ट ट्रेनिंग कॉलेज तक और उनको पूरा फुल रिहेबिलिटेशन देने का काम यहाँ पे होता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं और उनको जैसे ही पता चलता है, पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चे सुन नहीं पाते हैं, तो सुनने का जो डायग्नोस है वो यहाँ से शुरू होता है। उनको उनका डिटेक्शन और फिर उनके बाद उनको हियरिंग एड दे करके उनका अर्ली इंटरवेंशन, लैंग्वेज के ऊपर काम करना, इस पे काम यहाँ पे शुरू होता है। बच्चे यहाँ पे जो सुन नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, वो बच्चे यहाँ पे दाखिला लेते हैं। खास खाली स्पेशल स्कूल ये और स्पेशल ट्रेनिंग कॉलेज ये उन्हीं के लिए जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। और इसके अलावा हमारी संस्था का पीएनआर सोसाइटी की 4 संस्था और है। एक विजुअली इंपेयरमेंट की संस्था है जो खाली विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए काम करती है और उनके ट्रेनिंग कॉलेज के लिए काम करती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। ऐसे हेलो सर्वपार्श्विक सर, लिंक के लिए काम करती है। हेलो सर, लिंक भेजिए ना सर जी, लिंक बंद करिए इनको, या रिमूव कर दीजिए जो लिंक मांग रहा है, इनको रिमूव करिए। हेलो सर, रिमूव करो इन्हें। अब हाँ, रिमूव करिए ना करे। तो सर हमारे यहाँ ऐसे संस्थान है। उसके अलावा सेरेब्रल पॉलिसी वाले बच्चे हैं, उनके लिए काम होता है। जो बच्चे जिनको सेरेब्रल पॉलिसी का समस्या होती है, वो उन बच्चों का पूरा ट्रेनिंग का और उनको रिहेबिलिटेट करने का काम होता है। साथ साथ में जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल है और वहाँ पे उन बच्चों के लिए लगभग 150 बच्चे हैं जो हमारे उसका अलग से स्कूल है, उस स्कूल में काम करते हैं। और जो चारों संस्थाएं गवर्नमेंट का जो सोशल वेलफेयर सोसाइटी है उससे अप्रूव्ड है और ग्रांटेड स्कूल हमारा है और सारे टीचर्स ग्रांटेड हैं, काम करते हैं। जो मेरी संस्था है जहाँ पे मैं हूँ और जहाँ पे आप हुए हैं, इसको केएल इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं और पूरे भारत में यह एक प्रतिष्ठित संस्था है, एक मॉडल स्कूल और मॉडल ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में। वॉलंटियर्स ये ध्यान करें और आसपास जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो भी ये ध्यान करें कि आवाज बीच में ना करें, प्लीज इस कर्टेसी को मेंटेन करें। तो सर उसके अलावा हमारे पास आर्टिफिशियल लिव के अगर एजुकेशन की बात करें तो बच्चों को प्री प्राइमरी से लेकर के 3+4, तो वो हमारे यहाँ पहले से ही हमने उसको लिया हुआ है। प्री प्राइमरी फर्स्ट, प्री प्राइमरी सेकंड, प्री प्राइमरी थर्ड। वो उसके बाद फिर आता है हमारा बच्चों का क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। तो उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। लगभग 75% बच्चे गुजरात के हमारे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं और पूरा का पूरा खर्च जो है हॉस्टल का और बाकी सारा खर्च संस्था देखती है और संस्था डोनेशन पे काम करती है। डोनेशन संस्था को मिलता है बाहर से, देश विदेश से, सब जगह से संस्था को मिलता है। उसके अलावा जिस सेटअप से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उस सेटअप का नाम है ट्रेनिंग कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। तो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है गुजरात की, इसके तहत 2 कोर्सेज चलाए जा रहे हैं यहाँ पे, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट और बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट। 2 कोर्सेज यहाँ पे रेगुलर कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। तो ये 2 कोर्सेज हमारे यहाँ रन हो रहे हैं और इसी पर हम काम कर रहे हैं। हमें सतत ये काम करना पड़ता है। जैसे हम आपसे जुड़े हुए थे FIP, तो वहां पे जैसे जनरल एजुकेटर को, जनरल टीचर को काम करना पड़ता है, उनको 1 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वो कंपलसरी उनके प्रमोशन के लिए। तो ऐसे जो जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं और यहाँ पे लगभग 200 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। अभी तो लंच के बाद 170 लोग हुए, आपके पहुंचते पहुंचते 210 230 हो जाएंगे। तो ये जो लोग हैं ये अलग अलग फील्ड की, डिसेबिलिटी के अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में काम करने वाला है स्पेशल एजुकेटर, कोई विजुअली इंपेयरमेंट में काम करने वाला है, कोई जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट में काम करने वाला, कोई सेरेब्रल पॉलिसी वाले बच्चों के साथ में काम कर रहा है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ में काम कर रहा है। इसी में साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इसी में ऑडियोलॉजिस्ट भी हैं, इसी में स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं। अलग अलग प्रोफेशन के जो स्पेशल एजुकेशन में बच्चों को रिहेबिलिटेशन में काम करते हैं, उनके लिए सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसमें जुड़ते इसलिए हैं कि आरसीआई जो हमारा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, वह कहती है कि आपने अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करा हुआ है, वह प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसका नाम है रिहेबिलिटेशन रजिस्टर। तो उस सीआरआर नाम उसको कहते हैं, सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर। वो सीआरआर नंबर सबको मिलता है। उस सीआरआर नंबर के तहत एक रजिस्टर्ड आईडी मिलती है, ए से शुरू होता है, बी से शुरू होता है। तो वो लेकर के 5 साल तक काम करते हैं। 5 साल के बाद उसकी वैलिडिटी फिनिश होती है और 5 साल के बाद रिन्यू तभी होगा जब सारे लोग एटलीस्ट 100 आवर्स का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कोर्स करे रहेंगे, किसी न किसी रूप में अपने आप को अपडेट करे रहेंगे 100 आवर्स का।
100 आवर्स का जो है वो दिखाएंगे। एक दिन में 6 आवर्स होते हैं, जैसे आज का है तो आज के अगर जो लोग जुड़े हैं उनको 6 पॉइंट मिलेगा, इन 3 दिन के प्रोग्राम में उनको 18 पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे कुल मिलाकर के 100 पॉइंट जब वो अवाज नहीं आवतो। संतोष सर, हेलो सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो 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 सर जी, वॉइस चला गया है आपका। सर आवाज नहीं आ रहा है। 1 minute सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो, तो चला 2 गया? मिनट। हाँ सर, क्षमा चाहेंगे, हमारे यहाँ से नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया है। तो दक्षिणा पड़ा है। ये हमारा पूरा ये इस तरह का सेटअप है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हम सेशन को आगे बढ़ाने के लिए श्री सोम किशन से कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो सर का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन करें और प्रोग्राम की शुरुआत करें। सोम जी सर। सोम जी, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर, मेरी आवाज आ रही है? सोम जी? जी जी सर। हेलो हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सोम जी प्लीज। मिल रही है सर। आ रही है सर मेरी आवाज? हाँ हाँ जी, ओके, थैंक यू आ रही है सोम। जी। ओके, थैंक यू। आई सोम क्वेश्चन behalf of Shri Shah KL Institute for the Deaf, Bhavnagar, Gujarat, and behalf of national webinar participants, I heartily welcome and warm welcome Dr. Deepak sir. And sir, if you permit and me to introduce yourself and your prestigious biodata, then I can proceed, sir. Deepak sir. हाँ सोम प्लीज। Okay, sir. Sir, just a second. एक सेकंड सर। मैं यहाँ से ना स्लाइड शेयर करता हूँ। नहीं कोई बात नहीं सर। मैं यहाँ से स्लाइड शेयर करता हूँ, मेरे पास स्लाइड है। सर, Deepak sir is working in IT department at Dr. Bhimrao Ambedkar University, the government of Delhi, and he is his research area in PhD technology effectiveness and intervention in higher education, and he worked as many MNC companies in corporate sector. He has been utilizing technology in teaching since 2012, both at the graduate and postgraduate level. As sir, area of interest is e-learning, blended learning, MOOC, cybersecurity, cyber law, and university-wide academic cloud, e-governance, planning, setup, customization, and execution. And sir has having more than 11 years of technical implementation, teaching, research, and consultancy experience, and member of National University Automation and e-governance, etc.
And sir has published many research paper in the national international journal. And sir has also participated in a few international forum. He is also IT external expert and examiner in many university and colleges. And Dr. Deepak sir is a valuable resource person and delivers skill-based technical session and lecture across the country for faculty development program, faculty induction program, refresher courses, and orientation program at UGC, HRDC level, and also on learning, e-learning, MOOC, e-governance, and computer application in project management at various national and international level, especially in central level organization body like BHU, Banaras Hindu University, Delhi University, and other central university, Kerala University, Punjab University, Central University of Haryana. Apart from that, even in state government organization also, like Pune University, Allahabad University, Mizoram University, and Jammu University. So many various organization, reputed organization in overall India. So I warm welcome again, sir, and thanks a lot for your valuable time. And now I would like to request, please come on the platform and please give your valuable information to our participants. Thank you, sir, and over to you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. So before I start, I would like to say thank you to Dr. Santosh Yadav and your team for inviting me here. So it's really my pleasure to be here, sir. Thank you so much for the invitation, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Okay, let's start the session now. Okay, so today we are going to discuss about open educational resources. Sir, maybe सारे participants almost 20% इंग्लिश के होंगे, बाकी सारे हिंदी के हैं. तो अगर कोशिश रहेगी हिंदी की तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा. बहुत अच्छा, कोई इश्यू नहीं सर. ठीक है. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं about the open educational resources, OER. Open educational resources. What is this? Open educational resources है क्या? See, जब हम कोई भी कोर्स ऑनलाइन करने के तरफ जाते हैं, कोई भी ऑनलाइन कोर्स डेवलपमेंट की सोचते हैं, फर्स्ट वी शुड हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉपीराइट और वी कैन से कि जो कंटेंट का लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर होता है उसको समझने की बहुत जरूरत है. कोई भी ऑनलाइन कोर्स की जब हम बात करते हैं, जो कंटेंट का लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर और कंटेंट के लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें OER की जरूरत होती है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. पहली सीढ़ी है ये ऑनलाइन टीचिंग की तरफ मूव करने के लिए. ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज फर्स्ट सीढ़ी है, ये पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप है. सो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? ओके, मुझे एक बार स्क्रीन शेयर करने दीजिए. यस, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर लेंगे. yes. So, जब हम एक ऑनलाइन कोर्स को डेवलप करने की बात करते हैं, कोई भी ऑनलाइन कोर्स को डेवलप करें, सो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है आपके सामने. अगर हम इसको फॉलो करें तो हम आसानी से ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च कर सकते हैं. हो सकता है लास्ट 2 ईयर से आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऑनलाइन टीचिंग में कर रहे हैं, बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई डॉट मिसिंग है जो आप मिस कर रहे हो ऑनलाइन टीचिंग में. आप सिर्फ वीडियोस बनाना, पीपीटी शेयर करना ऑनलाइन टीचिंग नहीं हो. बहुत कुछ होता है ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटी में. मूक्स बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है. सो जो मूक्स की हम बात करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं, द फर्स्ट स्टेप उसमें यही है कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज उनकी समझ होना बहुत जरूरी है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की. देन सेकंड स्टेप होता है कि कंटेंट डेवलपमेंट, हम खुद का कंटेंट कैसे डेवलप करें. थर्ड स्टेप होता है
कि जो कंटेंट हमने कलेक्ट किया है, OER कंटेंट या जो कंटेंट हमने बनाया है, उसको कहाँ स्टोर करें, क्या सेफ्टी है, क्या शेयरिंग है। देन लास्ट में हम बात करते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर उस कंटेंट को ट्रांसैक्ट करना है। तो ये एक ब्रॉडर एरिया है एक ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च करने का। सो इसमें से हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहला स्टेप दैट इज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। सबसे पहला स्टेप, जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? आप जानते हो बहुत सारा कंटेंट कॉपीराइट में अवेलेबल है। सो कोई भी कंटेंट अगर कॉपीराइट में अवेलेबल है तो हम उस कंटेंट को यूज नहीं कर सकते बिना परमिशन के, ऑथर की परमिशन के बिना हम उस कंटेंट को यूज नहीं कर सकते। राइट। सो अगर सारा कंटेंट कॉपीराइट में ही रहेगा तो हम एज ए एकेडमिशियंस क्या यूज करें? सो इस चीज को देखते हुए फर्स्ट टाइम इन 2002 एक यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस में ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत OER में जो भी कंटेंट मिलेगा, जो भी कंटेंट अवेलेबल होगा, उस कंटेंट को कोई भी यूज कर सकता है बिना ऑथर की परमिशन के। जी, ये एक मेजर डिफरेंस है समझने के लिए कि अगर कॉपीराइट कंटेंट है तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता जब तक मुझे ऑथर से परमिशन ना मिले। बट अगर कोई कंटेंट OER है तो उस कंटेंट को बिना ऑथर की परमिशन के यूज कर सकता हूँ। सो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन कॉपीराइट और OER के लिए। सो OER की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि एजुकेशन एकेडमी कोई भी कंटेंट यूज कर पाए बिना कोई हर्डल के, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो, कोई भी परमिशन की प्रॉब्लम ना हो, सो उसको यूज कर पाए। राइट। सो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में अगर कोई कंटेंट अवेलेबल है तो उस कंटेंट को हम रिवाइज भी कर सकते हैं। सी, अगर कोई कंटेंट कॉपीराइट में है तो मुझे उसको एज इट इज यूज करना है, कोई भी कंटेंट अगर कॉपीराइट का है। बट अगर कोई कंटेंट OER में अवेलेबल है तो मैं उस कंटेंट को रीयूज, रिवाइज, रीमिक्स, रिडिस्ट्रीब्यूट एंड रिटेन कर सकता हूँ। 5R फ्रेमवर्क, ये 5R फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है OER कंटेंट के लिए। अगर कोई कंटेंट OER में है ओनली तभी मैं उस कंटेंट को 5R फ्रेमवर्क में यूज कर सकता हूँ। बट अगर कोई कंटेंट कॉपीराइट में अवेलेबल है, मैं उस कंटेंट को यूज नहीं कर सकता जब तक मुझे ऑथर से परमिशन ना मिल जाए, और ऑथर भी दे तो मैं उसे एज इट इज यूज करना होता है, कोई चेंजेस अप्लाई नहीं कर सकता। दिस इज अ मेजर डिफरेंस कि कॉपीराइट क्या है, OER क्या है। अब OER जिसमें मैं 5R अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे OER इज a legal way, you can see here open education resources are teaching and learning material that use freely available for everyone to use, whether you are instructor, student or self learner. So it's a legal way of OER, or you can see here आप statement देखें, material offered freely and openly to use and adopt for teaching, learning, development and research. फ्री में अवेलेबल होता है मटेरियल, कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है। सो ये OER कंटेंट को हम फ्री में यूज कर सकते हैं और उस पर 5R फ्रेमवर्क भी अप्लाई कर सकते हैं। अब 5R फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? रिटेन का मतलब मेक आवर ओन कॉपी, एंड रीयूज मीन्स यूज इन ए वाइड रेंज ऑफ वे, बहुत सारा दोबारा से उसको यूज कर सकता हूँ। रिवाइज मीन्स अडॉप्ट, मॉडिफाई एंड इम्प्रूव, रिमिक्स मीन्स कंबाइन 2 और मोर, एंड रिडिस्ट्रीब्यूट मीन्स शेयर विद अदर, आगे उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। राइट। सो दिस 5R फ्रेमवर्क इट्स अबाउट ओपन लाइसेंस
यूज टू शेयर एजुकेशनल मटेरियल, वही रीयूज, रिवाइज, रिमिक्स, रिडिस्ट्रीब्यूट एंड रिटेन। सो जब तक मेरे पास OER कंटेंट है, नो परमिशन रिक्वायर एज लॉन्ग एज द ओपन लाइसेंस इज रिस्पेक्ट। ओके, सो थोड़ी और डेप्थ में डेफिनेशंस हैं 5R फ्रेमवर्क की। ओके, नाउ मूव टू द फर्दर। सो OER को हम क्रिएटिव कॉमन्स के नाम से भी जानते हैं। क्रिएटिव कॉमन इज अ लाइसेंस एट्रीब्यूशन। OER का जो लाइसेंस एट्रीब्यूशन है दैट इज क्रिएटिव कॉमन। अगर आप इससे अवेयर हो शायद, यू कैन सी देयर जो C विद ए राउंड सर्कल, हम इसे क्या कहते हैं, ऑल राइट रिजर्व्ड। और डबल C क्रिएटिव कॉमन विद दिस राउंड सर्कल, डबल C, हम इसको कहते हैं क्रिएटिव कॉमन दैट आर एट्रीब्यूशन ऑफ द OER। OER के फर्दर 6 टाइप के एट्रीब्यूशंस हैं, 6 टाइप लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है OER में। उसका मतलब क्या है कि हम डिफाइन कर सकते हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस की हेल्प से हम लेवल ऑफ शेयरिंग डिफाइन कर सकते हैं। लेवल ऑफ शेयरिंग का मतलब ये है कि मैंने कोई कंटेंट अगर OER में अपलोड किया तो उसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि ये कंटेंट आप यूज कीजिए विदाउट माय परमिशन, बट आप इसको कमर्शियली यूज नहीं कर सकते। एक तरह की कंडीशन मैंने उस पर लगा दी। दूसरी तरह की, जैसे मैंने कंटेंट OER में अपलोड किया और उसको कहा कि आप मेरा कंटेंट यूज कीजिए विदाउट माय परमिशन, बट आप उसका लाइसेंस टाइप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस लगाकर OER में कंटेंट को अपलोड किया जा सकता है, और फुली ओपन मोड में भी किया जा सकता है और थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड वे में भी किया जा सकता है। सो OER का लेवल ऑफ शेयरिंग डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस अलाउ कंटेंट क्रिएटर ओपनली डिक्लेयर द लेवल ऑफ शेयरिंग एंड दैट इज अलाउड फॉर देयर वर्क। लेवल ऑफ शेयरिंग जहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सके। तो जब हम कोई भी कंटेंट इंटरनेट पे सर्च करते हैं, कोई भी कंटेंट आप सर्च करते हैं, तो आपको 3 तरह के कंटेंट मिलते हैं। पहला कंटेंट है जहां पर कॉपीराइट मेंशन होगा, क्लियरली मेंशन होगा कि दिस इज ए कॉपीराइट कंटेंट, ऑल राइट रिजर्व्ड, C विद राउंड सर्कल मेंशन होगा, ऑल राइट रिजर्व्ड। दूसरी तरह का कंटेंट आपको मिलेगा क्रिएटिव कॉमन्स, जहां पर डबल C लिखा होगा, क्रिएटिव कॉमन्स, और 5R फ्रेमवर्क का कोई ना कोई सिंबल उस पर असाइन होगा कि रीयूज अलाउड है या नहीं है, ये सब मेंशन। एक तीसरे तरह का कंटेंट भी होगा, आप जब कंटेंट को सर्च कर रहे होंगे तो तीसरी तरह का कंटेंट होता है कि वहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई भी लाइसेंस मेंशन नहीं है। तो ऐसे कंटेंट अज्यूम टू बी ए कॉपीराइट कंटेंट। सो मैं रिपीट करता हूँ, 3 तरह के कंटेंट हम सर्च करते हैं जब मिलते हैं, तो कंटेंट को जब ढूंढते हैं हम। पहला कॉपीराइट, ऑल राइट रिजर्व्ड। दूसरा हमारे पास क्रिएटिव कॉमन होता है OER का। तीसरा कंटेंट होता है जहां पर कुछ भी मेंशन नहीं होता। तो ऐसे कंटेंट को हम कॉपीराइट कंटेंट मानते हैं, जहां पर कुछ भी मेंशन नहीं होता है। दिस कंटेंट अज्यूम टू बी ए कॉपीराइट कंटेंट। सो क्रिएटिव कॉमन को समझने के लिए 6 एट्रीब्यूशंस हम देखते हैं कि ये आप देखिए OER के फर्दर 6 एट्रीब्यूशंस हैं। लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर जो है हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कंटेंट को ओपनली डिक्लेयर करने के लिए। सो पब्लिक डोमेन मींस नो राइट रिजर्व, कोई भी उस कंटेंट को यूज कर सकता है, पब्लिक डोमेन। और CC BY इज इक्वल टू पब्लिक डोमेन, इक्वल होता है कि वो भी पब्लिक डोमेन में। CC BY, CC मींस क्रिएटिव कॉमन, BY is a attribution, BY is a attribution, और CC BY SA share alike, ये सेकंड टाइप ऑफ एट्रीब्यूशन है, शेयर अलाइक। इसको मैं अगर डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको डिटेल में बताऊंगा इनका मतलब क्या है। तो ये टोटल 6 टाइप के हमारे एट्रीब्यूशंस हैं क्रिएटिव कॉमन्स के अंदर जो आते हैं। CC BY SA शेयर अलाइक, CC BY NC means non-commercial, CC BY ND no tariffs means modifications not allowed, and CC BY NCSA non-commercial share alike, combination है about उनका। और लास्ट होता है मेरे पास
नॉन कमर्शियल, नो डायरेक्ट्स। इट्स ये 6 टाइप के मेरे पास एट्रीब्यूशंस है क्रिएटिव कॉमन्स के। अब इन 6 टाइप ऑफ एट्रीब्यूशंस पे जो टॉप मोस्ट के क्या खेल गया टॉप मोस्ट में हमारे CC BY और CC BY ऐसे आती है, ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, सबसे ज्यादा। मोस्टली फ्रीली अवेलेबल कंटेंट इनमें मिलता है। जितना ही हम थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, 6 अदर एट्रीब्यूशंस पे चलते हैं, तो लीस्ट फ्री की तरफ मूव करते हैं। तो ये 6 एट्रीब्यूशंस का मतलब क्या है, आप इस स्लाइड से समझ में आएगा आपको। इस स्लाइड्स में आप देखें, अगर आप ये आप देखिए, कॉपीराइट मींस ऑल राइट रिजर्व, और रिवर्स में लिखा है पब्लिक डोमेन, PD मींस पब्लिक डोमेन, नो राइट रिजर्व। सो बिटवीन ऑल राइट रिजर्व्ड एंड नो राइट रिजर्व्ड, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर होता है। क्रिएटिव कॉमन है, इन दोनों के बीच में आता है। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग एट्रीब्यूशन है OER का। सो OER हमारा ऑल राइट रिजर्व्ड एंड नो राइट रिजर्व्ड के बीच में डिफाइन होता है। सो इन क्रिएटिव कॉमन का आप लाइसेंस को अगर ध्यान से देखें, तो जब हम नो राइट रिजर्व की तरफ मूव कर रहे हैं, नो राइट रिजर्व की तरफ जा रहे हैं, तो ये आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मोस्ट अकोमोडेटिंग। ये मोस्ट अकोमोडेटिंग इज फ्री में अवेलेबल है, कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शंस इस पर हैं अगर हम नो राइट रिजर्व की तरफ जाते हैं। पर अगर हम ऑल राइट रिजर्व की तरफ मूव कर रहे हैं तो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हमें अप्लाई हो जाती हैं इस क्रिएटिव कॉमन के लाइसेंस पे। इसलिए जो पहले 2 लाइसेंस हैं, CC BY एंड CC BY SA, मोस्टली फ्री में अवेलेबल है, फ्री कंटेंट अवेलेबल है। जितना ही हम थोड़ा और इधर मूव करेंगे, CC BY ND, NC और NC-SA और NC-ND मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव। तो ये इस तरह से स्पैम करता है कि ये बिटवीन ऑल राइट रिजर्व्ड एंड नो राइट रिजर्व्ड के बीच में हम इसको यूज कर पाते हैं। जितना रिस्ट्रिक्ट अगर कंटेंट को मुझे रखना है तो मैं थोड़ा ऑल राइट रिजर्व की तरफ मूव करूंगा, और अपने कंटेंट को अगर मुझे फ्री में रखना है तो मैं नो राइट रिजर्व की तरफ मूव करूंगा। ओके, इस स्लाइड से थोड़ा और क्लियर होगा आपको कि ये एट्रीब्यूशंस हैं क्या। जैसे पब्लिक डोमेन, सो नो राइट रिजर्व्ड है, ठीक, जिसमें कोई एट्रीब्यूशन भी रिक्वायर्ड नहीं। और CC BY हम एट्रीब्यूशन दे सकते हैं, बट इज इट इज एज इक्वल टू पब्लिक डोमेन, कि कोई भी इस कंटेंट को यूज कर सकता है। आप देखिए ऊपर मैंने ऑप्शंस लिखी हैं, कॉपी एंड पब्लिश, एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड और नॉट, कमर्शियल यूज, मॉडिफाई एंड अडॉप्ट और चेंज लाइसेंस, ये सारी कंडीशंस हैं। अब मैंने अगर कंटेंट को CC BY SA शेयर अलाइक को कहा कि मेरा कंटेंट जो है CC BY SA में है, देन इट मीन्स कि उसमें कॉपी एंड पब्लिशिंग अलाउड, एट्रीब्यूशन यस हमें देना होगा, कमर्शियल यूज अलाउड, मॉडिफिकेशंस अलाउड, बट चेंज लाइसेंस अलाउड नहीं है CC BY SA। चेंज लाइसेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ मैं। जैसे मैंने कोई कंटेंट को OER में अपलोड किया और उसको लेट से मैंने नो राइट रिजर्व पब्लिक डोमेन या CC BY के साथ मैंने उस कंटेंट को अपलोड कर दिया। सो पब्लिक डोमेन में अगर कोई भी कंटेंट आपको मिलेगा, सो आप उस कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अगर कोई कंटेंट पब्लिक डोमेन में, और आफ्टर मॉडिफिकेशन कस्टमाइजेशन आप कह सकते हैं कि अब ये मेरा कॉपीराइट है। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि लाइनएक्स एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, राइट। सो लाइनएक्स को मॉडिफिकेशन कस्टमाइजेशन करने के बाद कोई भी उसको सेल कर सकता है कि मैंने इस पे काफी मॉडिफिकेशन किए हैं, नाउ दिस इज अवेलेबल अंडर दिस प्राइस, राइट। सो पब्लिक डोमेन कंटेंट का मतलब यही है कि वो कंटेंट को कोई भी यूज कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और बाद में उसका लाइसेंस भी चेंज कर सकता है। बट CC BY SA शेयर अलाइक में मैंने कोई कंटेंट अगर CC BY SA में अपलोड किया, तो उस कंटेंट को कोई भी यूज करे, ये देखिए टिक मार्क्स जो लगे हुए हैं, रीयूज है, रिवाइज है, मॉडिफिकेशन है, इवन आप कमर्शियली यूज भी कर सकते हैं, बट उसका लाइसेंस चेंज नहीं कर सकते।
मीन्स अगर आप उसको फर्दर शेयर करना चाहेंगे मॉडिफिकेशन करने के बाद, तो CC by SA सेज कि आप उसका कंटेंट का लाइसेंस का टाइप चेंज नहीं कर सकते, फर्दर आपको उसको CC by SA में ही अपलोड करना पड़ेगा। सो इसकी सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें जो एक लाइसेंस टाइप यूज होता है वो है CC by SA। उसका रीजन यही है कि एज ए एकेडमिशियंस अगर मैंने कोई कंटेंट अपलोड किया और मैं चाहता हूं कि उस कंटेंट को कॉन्टिन्यूसली अकेडमिकली यूज होता रहे, कहीं भी उसको कोई स्टॉप करके या मॉडिफाई करके ये ना कहे कि नाउ इट्स माय कॉपीराइट। तो CC by SA में ये प्रोविजन है कि उस कंटेंट को कोई मॉडिफिकेशन करने के बाद भी उसको सेम लाइसेंस टाइप में ही रखना होता है। तो इसीलिए CC by SA सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला लाइसेंस टाइप, सबसे ज्यादा। इवन मेरी काफी सारा कंटेंट वीडियोस और लेक्चर PPT सब मैंने CC by SA में अपलोड करता हूँ, CC by SA। और देन CC by ND थर्ड लाइसेंसिंग टाइप मेरा आता है, CC by ND। ND मीन्स मॉडिफिकेशंस एंड रिवाइज मॉडिफिकेशंस अलाउड नहीं है, रेस्ट इज अलाउड। मॉडिफिकेशंस अलाउड नहीं है, रेस्ट आप उसको कमर्शियल यूज करो, लाइसेंस का टाइप चेंज करो, एट्रीब्यूशन तो देना ही है, और कॉपी करो, पब्लिश करो, जो मर्जी करो, बट उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। CC by NC, NC से नाम से ही जाहिर है नॉन कमर्शियल। तो जो कंटेंट CC by NC में अवेलेबल है उस कंटेंट को आप यूज कर सकते हो, बट कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, कमर्शियल एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। बाकी कंटेंट को मॉडिफाई करो, रिवाइज करो, कुछ भी कीजिए, यूज कर सकते हैं। और फिफ्थ लाइसेंस टाइप है CC by NCSL, कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट टू, कि नॉन कमर्शियल भी यूज नहीं कर सकते और शेयर लाइक मींस लाइसेंस टाइप भी चेंज नहीं कर सकते। और लास्ट है CC by NCND, नॉन कमर्शियल भी यूज नहीं कर सकता और उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकता, रेस्ट। तो ये 6 लाइसेंसिंग एट्रीब्यूशंस हैं, 6 टाइप ऑफ लाइसेंसिंग एट्रीब्यूशंस जो मुझे अपने कंटेंट के साथ दे सकता हूं। मैं कोई भी कंटेंट अगर मैं OER में अपलोड करता हूं तो मैं OER में अपलोड करते समय इन 6 में से कोई भी लाइसेंस अपने कंटेंट के साथ टैग कर सकता हूं। सो उस कंटेंट को लेवल ऑफ शेयरिंग मींस कि मेरा कंटेंट कितना रिस्ट्रिक्टिव है, अकोमोडेटिंग है या रिस्ट्रिक्टिव है, तो मैं उस कंटेंट को डिफाइन कर सकता हूँ, उसका लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर। और कोई कंटेंट अगर मैं यूज करने जा रहा हूँ तो उस कंटेंट को मैं देख सकता हूँ कि ये कंटेंट मेरा कौन सी लेवल ऑफ शेयरिंग में है। सो मुझे इसको मॉडिफिकेशन की परमिशन है या नहीं, चेंज लाइसेंस की परमिशन है या नहीं। तो ये 6 एट्रीब्यूशंस हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के, जो क्रिएटिव कॉमन्स की हेल्प से डिफाइन किए। ओके, ये तो है थ्योरी पार्ट की ये OER क्या होता है और उसके क्रिएटिव कॉमन्स क्या होते हैं। नाउ अब हम इसको कहाँ पर सर्च करें, कहाँ पर ढूंढें इस कंटेंट को, OER मिलेगा कहाँ से। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें कि OER जो है वो मिलेगा कहाँ मुझे, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। हम बहुत सारा कंटेंट यूज करते आ रहे हैं, राइट, बहुत सारा कंटेंट आज तक यूज करते हैं और उसकी रेफरेंसेस दे देते हैं और हम सोचते हैं कि दैट्स इनफ, राइट, बट वो इनफ नहीं होता है। कॉपीराइट कंटेंट अगर आप यूज करते हैं तो आपको परमिशन लेनी होती है। अगर परमिशन नहीं ले रहे हैं तो आप उसको रेफरेंसेस देते हैं, बट स्टिल वो भी राइट वे नहीं है। ओके, मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में भी कि क्या कर सकते हैं उसके लिए। ओके, सो अब बात करते हैं कि OER को कहाँ से ढूंढा जाए, OER कंटेंट मिलेगा कहाँ से। सो OER को सर्च करने की हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे OERcommons.org, ये एक स्क्रीनशॉट आपके सामने है, देखिए वेबसाइट है ये, डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर OER कंटेंट, OERcommons.org एक वेबसाइट है। ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट, रिमिक्स, लाइसेंस और शेयर OER के लिए बहुत सारी हमारे पास वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम OER को सर्च कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं। सो OER को जैसे फ्री म्यूजिक मुझे कहाँ, इमेजेस कहाँ से मिलेंगी, लाइक कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि pixabay.com, fodder.com, pixels.com, Flickr, Unsplash
कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कहाँ से मिलेगा? इनकॉम्पिटेक्ट फ्री साउंड, साउंड क्लाउड, जेमेंडो, राइट, कॉपीराइट फ्री वीडियोस, और ये टेक्सचुअल कंटेंट, कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से मुझे कंटेंट मिल सकता है। और OER डिजाइन की, आइकन्स की, इलस्ट्रेशंस की कुछ वेबसाइट्स हैं, फ्लेक्शन, वुमेन्स, आइकन एड्स, ड्रॉकिट, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। और ये 7 यू कैन सी 7 सोर्स ऑफ फ्री हाई क्वालिटी स्टॉक इमेजेस, Pixabay, Unsplash, StockSnap, Flickr, Pixels, Death to the Stock Photo, Snapwire, Snap, ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली वेबसाइट्स हैं जहां से मुझे OER कंटेंट मिलता है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि OER कंटेंट सर्च कहां से करेंगे, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, सो सर्च करने के लिए इतनी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल, और भी हैं, मैं आपको एक और लिस्ट दिखाता हूँ। यस, ओपनिंग हो रही है, या आप देखिए यहाँ पर कुछ साइट्स और भी हैं जहां से मैं कंटेंट OER, सिर्फ OER कंटेंट को सर्च कर सकता हूँ। देखिए MIT कोर्स ओपनवेयर, ओपन स्टैक्स, ओएसिस ओपन कोर्सवेयर के लिए ओपन लर्निंग इनिशिएटिव्स, नोवा साइकोलॉजिकल मॉड्यूल, ओपन OERU, ओपन टू स्टडी। देखिए मेन वेबसाइट जो है OER कॉमन्स की, दैट इज OERcommons.org, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, सभी डिसिप्लिन का कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल। जैसे कि प्रोजेक्ट के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ सर OER कंटेंट मुझे, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, IIT खड़गपुर की एक वेबसाइट है जहाँ पर OER कंटेंट अवेलेबल है, NPTEL है, स्वयं प्रभा है, स्वयं है, वहाँ पर सारा ही सारा OER कंटेंट ही अवेलेबल है। डिपोजिटरीज हैं कुछ, आप देखिए बहुत सारी साइट है, मैं आपको ये लिस्ट शेयर कर दूंगा। सो इसका इन साइट्स पर जाकर हम कंटेंट को, OER कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। ओपन टेक्स्ट बुक है, बहुत सारी वेबसाइट्स आप देखिए, बुक ब्रिक्स है, 24 सिंबल्स है, कितनी सारी वेबसाइट्स के लिंक हैं आपके सामने, अराउंड 100 से भी ज्यादा है, और बहुत सारी साइट्स हैं। इसके अलावा भी ओपन ऑडियो बुक्स मुझे कहाँ से मिलेंगी, storyaudible.com, ऑडियो फाइल audiobooksync.com, रिसर्च स्किल्स के कोर्स के और थीसिस, डिसर्टेशन, फ्री डाटाबेस। तो कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जहां सर मैं OER कंटेंट ढूंढ सकता हूँ। अब जब हम कंटेंट को सर्च करते हैं किसी वेबसाइट पर, जब हम कंटेंट को सर्च करते हैं तो हमें 3 तरह की वेबसाइट्स मिलती हैं। इंटरनेट पर हमें 3 तरह की साइट्स मिलती हैं। पहली तो वो साइट्स होती हैं जहां पर डेडिकेटेड कॉपीराइट कंटेंट अवेलेबल है, जैसे कोई जर्नल्स की वेबसाइट है, अभी जर्नल की वेबसाइट ओपन करूं तो JSTOR या एल्सेवियर, IEEE, तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पर कॉपीराइट कंटेंट अवेलेबल है, सिर्फ कॉपीराइट। इन कंटेंट को मैं कब एक्सेस कर सकता हूं, जब मेरे पास सब्सक्रिप्शन होगा। राइट, कॉपीराइट की साइट्स होती हैं। और कुछ वेबसाइट्स होती हैं डेडिकेटेड OER वेबसाइट, OERcommons.org, जैसे ये रही वेबसाइट OER Commons, यहाँ पर डेडिकेटेड OER कंटेंट ही मिलेगा, ऐड OER। सो आप यहाँ पर अपना कोई भी कंटेंट कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, कैन सी ऐड OER, कोई भी अपना कंटेंट आप OER में अपलोड भी कर सकते हैं। इतना कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। एक तीसरी तरह की वेबसाइट होती है, जहां पर मिक्स टाइप में कंटेंट अवेलेबल होता है, मिक्स टाइप। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहली टाइप की साइट्स होती हैं जैसे कि डेडिकेटेड कॉपीराइट्स की साइट्स होती हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ आफ्टर सब्सक्रिप्शन। दूसरी तरह की साइट्स होती हैं जहां पर डेडिकेटेड OER कंटेंट अवेलेबल है, जैसे कि OERcommons.org, राइट। ओके, और तीसरी तरह की वेबसाइट होती है जहां पर कंटेंट मिक्स मोड में अवेलेबल होता है, कॉपीराइट भी होगा और OER भी होगा। सो ऐसी वेबसाइट्स जहां पर मिक्स मोड में कंटेंट होगा, ऐसी वेबसाइट्स पर डेफिनेटली वहां पर एक फिल्टर अवेलेबल होगा कि उस कंटेंट को आप फिल्टर करके ये देख सकते हैं कि कॉपीराइट कौन सा है और क्रिएटिव कॉमन कौन सा है।
जैसे अगर मैं एक वीडियो की बात करूं तो मुझे लगता है यूट्यूब हमारे माइंड में सबसे पहले हिट करता है कि वीडियो, यूट्यूब बिगेस्ट रिपोजिटरी है वीडियोस की, राइट। सो लेट्स से मैं यूट्यूब पर, अगर कोई, यूट्यूब एक साइट है जहां पर मिक्स मोड में कंटेंट अवेलेबल है, मिक्स मोड में कॉपीराइट भी है, OER कंटेंट भी है। सो लेट्स से मैं कोई कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, लेट्स से कंप्यूटर बेसिक नॉलेज कुछ मैं सर्च कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने कंप्यूटर बेसिक नॉलेज को लेकर वीडियो सर्च की तो बहुत सारा मेरे पास रिजल्ट यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारा रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट जो मेरे पास आता है ये मिक्स मोड में है, ये कॉपीराइट वीडियोस भी हैं और OER वीडियोस भी हैं। सो मुझे OER और कॉपीराइट वीडियो को अलग करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है। देखिए फिल्टर में मैं गया, फिल्टर, एक फिल्टर का ऑप्शन है यहाँ पर, और फीचर्स के अंदर एक ऑप्शन है, देखिए क्रिएटिव कॉमन्स। कीवर्ड्स एंटर करने के बाद यूट्यूब में एक एग्जांपल्स के तौर पर ले रहा हूँ जहां पर मिक्स मोड में कंटेंट अवेलेबल है, जैसे कि यूट्यूब। सो आप उसमें पहले कीवर्ड एंटर कीजिए, कंटेंट सर्च कीजिए, देन फिल्टर में जाके फीचर्स के अंदर क्रिएटिव कॉमन, क्रिएटिव कॉमन को मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, सो अब रिजल्ट जो है वो फिल्टर हो गया। अब कॉपीराइट की वीडियोस आउट हो गई। अब जो मेरे पास वीडियो बची वो सारी OER की वीडियोस हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। अब मैं इंश्योर कैसे करूं कि ये OER की वीडियोस हैं? आप कोई भी वीडियो OER की जब अपलोड कर देखते हैं, कोई भी वीडियो जब आप देखते हैं OER की, यूट्यूब में थोड़ा सा स्क्रॉल करें और ये एक शो मोर का ऑप्शन होता है, शो मोर का ऑप्शन होता है। मैं शो मोर पे जाता हूँ, शो मोर पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लाइसेंस, लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन लाइसेंस, रीयूज अलाउड, रीयूज अलाउड, राइट। अब 5R फ्रेमवर्क को याद करने की कोशिश कीजिए, हमने उसमें क्या डिस्कस किया था, 5 R's थे उसमें, रीयूज, रिवाइज, रिमिक्स, रिडिस्ट्रीब्यूट एंड रिटेन। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ऑथर, ये क्रिएटिव कॉमन है एंड रीयूज अलाउड, आप इसको बिना मेरी परमिशन के यूज कर सकते हो, बट मॉडिफिकेशंस अलाउड नहीं है। रीयूज, इसको आप एज इट इज यूज कर सकते हो विदाउट माय परमिशन। बट अगर ये कॉपीराइट वीडियो होती तो मैं बिना परमिशन के इस वीडियोस को यूज नहीं कर सकता। तो यूट्यूब पर जैसे ये वीडियोस हैं, अब अगर आपको मैं कॉपीराइट वीडियो कोई अगर एग्जांपल दिखाऊं कि मैंने कुछ सर्च किया बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को लेकर, और अगर मैं ये वीडियो ओपन करता हूँ, रैंडमली मैंने एक वीडियो ओपन की कि सो यहाँ पर आप देखें, मैं अगर इसके शो मोर में जाता हूँ, अब शो मोर में जाने के बाद यहाँ पर लाइसेंस डिफाइन नहीं है, यहाँ पर वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस डिफाइन नहीं है, दैट मीन्स ये एक कॉपीराइटेड वीडियो। अगर ये क्रिएटिव कॉमन की वीडियो होती तो डेफिनेटली यहाँ पर ये क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन लाइसेंस, रीयूज अलाउड, ये मेंशन होता, डेफिनेटली ये मेंशन होता। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं कि हम कुछ गूगल पर अगर कुछ सर्च कर रहे हैं तो वीडियोस को लेकर था, लेट्स से मैं गूगल पर कुछ सर्च कर रहा हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कुछ भी जो आपका एरिया है, जो आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड मैंने कुछ सर्च किया, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब जो कंटेंट मेरे पास आया, यू कैन सी कि कितना 0.70 सेकेंड्स में मेरे पास जो रिजल्ट आया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये करोड़ में मेरे पास रिजल्ट आ जाता है, इतना रिजल्ट आ गया मेरे पास। बट ये कंटेंट जो रिजल्ट आया है ये अगेन मिक्स मोड में अवेलेबल, कॉपीराइट भी है, OER भी है। अब इसको फिल्टर आउट करने के लिए मैं सेटिंग में यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए राइट हैंड साइड जो ऑप्शन है ना, सेटिंग, एडवांस सर्च में जाने के बाद बॉटम ऑफ द पेज के नीचे देखिए एक ऑप्शन है मेरे पास, यूसेज राइट, और इस यूसेज राइट में देखिए क्या ऑप्शंस है मेरे पास,
free to use or share, free to use or share even commercially, free to use or share or modify, free to use, share or modify even commercially. So मैं जैसे मैंने पिक कर लेता हूँ free to use और share और एडवांस सर्च फिर से अप्लाई करता हूँ. सो अगेन अब रिजल्ट फिल्टर्ड हो गया. अब जो रिजल्ट मेरे पास है वो OER कंटेंट है जिसको मैं बिना ऑथर की परमिशन के यूज कर सकता हूँ. राइट, इसको अब मैं यूज कर सकता हूँ बिना ऑथर की परमिशन के. ओके, अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं. लेट्स से मैंने कहा bing.com. bing.com भी एक सर्च इंजन है. लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ फ्लावर की इमेज, कोई भी किसी भी तरह की कुछ इमेज सर्च कर रहा हूँ, कोई भी कंटेंट सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आप देखिए मेरे पास एक ऑप्शन है फिल्टर. देखिए ऑप्शन फिल्टर, फिल्टर में ऑप्शन देखिए लाइसेंस. उस लाइसेंस में क्या है मेरे पास? ऑल क्रिएटिव कॉमन, पब्लिक डोमेन, फ्री टू यूज और शेयर, फ्री टू यूज, शेयर और इवन यूज कमर्शियली, फ्री टू मॉडिफाई, शेयर एंड यूज, फ्री टू मॉडिफाई, शेयर एंड यूज कमर्शियली. सो कोई भी, लेट्स से मैंने कहा ऑल क्रिएटिव कॉमन. सो अब जो मेरे पास रिजल्ट आता है, अब मैं इस कंटेंट को फ्रीली बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकता हूँ. तो मैं रिपीट करता हूँ कि हम जब भी कोई कंटेंट सर्च करते हैं, पहली तरह की वेबसाइट होती है डेडिकेटेड कॉपीराइट साइट्स. फॉर एग्जांपल कुछ जर्नल्स की साइट है जो मुझे आफ्टर सब्सक्रिप्शन ही यूज कर सकता हूँ, कॉपीराइट साइट्स है. दूसरी तरह की साइट्स होती हैं डेडिकेटेड OER कंटेंट मुझे मिलता है, जैसे कि OERcommons.org. राइट, यहाँ पर मैं कोई भी OER कंटेंट, और बहुत सारी, मैंने अभी आपको एक लिस्ट दिखाई थी बहुत बड़ी, उस लिस्ट में से आप कोई भी कंटेंट सर्च कर सकते हो. जैसे कि और मेन वेबसाइट जो है OER की वो है OERcommons.org. तो अगर आप कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हो OER को, तो आप यहाँ पर ऐड OER पे जाएंगे और अपना कंटेंट अपलोड कर देंगे OER के अंदर. राइट, और तीसरी तरह की वेबसाइट होती हैं जैसे कि YouTube है मेरे पास, जहाँ पर मिक्स मोड में कंटेंट अवेलेबल है. सो वहाँ पर मेरे पास फिल्टर का ऑप्शन है. फिल्टर में जाकर मैं क्रिएटिव कॉमन का फिल्टर अप्लाई करूंगा. देन जो रिजल्ट मेरे पास आता है, आप ये क्रिएटिव कॉमन, आप देखिए यहाँ पे ये लिखा है ना लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड, ये कंटेंट मिल जाएगा. राइट, और जैसे गूगल पे भी मैं सर्च कर सकता हूँ फिल्टर लगा के, बिंग पे सर्च कर सकता हूँ, इट्स कहीं से भी मैं कोई कंटेंट को सर्च कर सकता हूँ. ओके, ये तो था हमारा कंटेंट सर्च करने का. अब इतनी हमें जरूरत क्यों है इसकी, कॉपीराइट इतना जरूरत क्यों पड़ी हमें OER की? जी, कॉपीराइट जो भी हम कंटेंट यूज करते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है. कॉपीराइट बहुत सेंसिटिव मैटर है. मुझे याद है कि मैं जब 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 मैं बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, स्टडी किए हैं कॉपीराइट को लेकर. एक केस आपके सामने रखता हूँ कि बहुत पॉपुलर केस है, आप समझ जाएंगे कि कितना सेंसिटिव है कॉपीराइट. एक बड़ा ही पॉपुलर केस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस महेश्वरी देवी फोटोकॉपियर शॉप. 2012 में ये केस फाइल हुआ था और अक्टूबर 2018 में जाकर कहीं क्लियर हुआ था. दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी को. राइट, सो बहुत ही सेंसिटिव मैटर होते हैं कॉपीराइट के, कि कोई भी कंटेंट अगर आप यूज कर रहे हो तो वो कॉपीराइट से फ्री होना चाहिए, तो वरना ये कोर्ट के केसेस वगैरह इनका सामना हमें करना पड़ सकता है. सो के अब एक बात अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम एकेडमिक में काफी समय से हैं और कंटेंट यूज करते आ रहे हैं. शायद हमें अभी तक नहीं पता था कि कॉपीराइट कंटेंट यूज करना चाहिए या नहीं, और हम यूज करते आ रहे हैं. बट उस कंटेंट को हम रेफरेंसेस देते हैं, साइटेशंस देते हैं और उसको यूज कर लेते हैं. कोई भी कंटेंट अगर हम यूज करते हैं तो उसको रेफरेंस और साइटेशंस वगैरह देने के बाद हम उस कंटेंट को यूज कर लेते हैं. बट हमें आज तक ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं फेस हुई, अगर कॉपीराइट इतना ही सेंसिटिव होता है? सी कॉपीराइट एक्ट 1957, ओके, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमें ऐसी प्रॉब्लम क्यों फेस नहीं हुई. जैसे ये एक वीडियो मैंने सर्च की थी, प्रैक्टिकली तौर पर दिखाता हूं. जैसे एक मैंने वीडियो सर्च की और ये वीडियो एक कॉपीराइट वीडियो, मैंने इसका लाइसेंस भी देखा
ये वीडियो एक कॉपीराइटेड वीडियो है और मैं इस वीडियो को अपने ऑनलाइन कोर्स में यूज करना चाहता हूँ। तो ये कॉपीराइटेड वीडियो को क्या मैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज में यूज कर सकता हूँ, अपने कंटेंट में क्लासरूम में यूज कर सकता हूँ? तो द आंसर इज यस, मैं इस कॉपीराइटेड कंटेंट को भी यूज कर सकता हूँ। सो नाउ मुझे लगता है अगर आप कंफ्यूज क्रिएट होगा आपके बीच में कि अगर मैं कॉपीराइट कंटेंट यूज कर सकता हूँ तो OER की क्या जरूरत है? कॉपीराइट तो हम काफी समय से हो सकता है यूज करते आ रहे हो, तो OER की मुझे जरूरत क्यों पड़ी? मेजर डिफरेंस आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई कंटेंट कॉपीराइट में अवेलेबल है और मैंने उसको यूज किया, इवन रेफरेंसेस भी दे रखी हैं, सो अगर मैंने रेफरेंसेस भी दे रखी हैं तब भी ऑथर के पास ये राइट होता है कि वो हमसे पूछ सकता है कि व्हाई यू आर यूजिंग माय मटेरियल विदाउट माय परमिशन। उस कंटेंट के राइट होते हैं, वो पूछ सकता है। बट अगर OER कंटेंट है मुझे, तो उसमें मेरे पास फ्रीली लीगली आई कैन यूज दिस टूल विदाउट परमिशन ऑफ द ऑथर, यूज कर सकता हूँ और उस पर 5R फ्रेमवर्क भी अप्लाई कर सकता हूँ, राइट? ये तो मेजर डिफरेंस है बिटवीन कॉपीराइट एंड OER। नाउ कम टू दैट पॉइंट कि अगर मैं कोई यूज कर भी रहा हूँ, कोई कॉपीराइट कंटेंट अगर मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने रेफरेंसेस दिए हैं, साइटेशन दिए हैं, क्या वो सफिशिएंट है? नहीं, वो सफिशिएंट नहीं। अगर कोई कॉपीराइट कंटेंट में यूज करता हूँ और स्टिल ऑथर के पास वो राइट होते हैं कि वो हमसे पूछ सकता है कि आप मेरा कंटेंट क्यों यूज कर रहे हो बिना मेरी परमिशन, उसके बाद स्टिल हैव द राइट। पर आज तक हमसे किसी ने क्यों नहीं पूछा? अगर मैं कोई कॉपीराइट कंटेंट यूज कर रहा था आज तक, तो आज तक किसी भी ऑथर ने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि आप मेरा कंटेंट क्यों यूज कर रहे हो? इसका एक रीजन ये है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने माइक्स को। और उसका एक रीजन है। रीजन क्या है? एज पर द कॉपीराइट एक्ट 1957, उसमें कॉपीराइट एक्ट 1957 आर्टिकल 52 क्या कहता है कि इफ यू आर यूजिंग एनी कॉपीराइटेड मटेरियल अंडर फेयर यूज, then it's not a infringement of the Copyright Act. अब ये फेयर यूज क्या है? फेयर यूज मतलब अगर मैं कोई कंटेंट एकेडमिक एक्टिविटी के लिए यूज करता हूँ, देन वो फेयर यूज की कैटेगरी में आ जाता है। और फेयर यूज क्या कहता है कि वो एग्जेम्प्टेड है कॉपीराइट से। सो इसीलिए आज तक हमें शायद ही कभी किसी ने कोई प्रॉब्लम फेस की होगी जब तक कि कोई मेजर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ना किया हो किसी ने। वरना अगर हम एज एकेडमिशियंस जो भी काम यूज करते हैं उसमें आज तक इसीलिए हमें शायद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमारे पास कॉपीराइट एक्ट में एक प्रोविजन है जिसके तहत मैं कोई भी कॉपीराइट कंटेंट यूज कर सकता हूं अगर वो फेयर यूज में आता है। फेयर यूज में कब आएगा? अगर मैं उसको एकेडमिक एक्टिविटी में यूज करता हूँ। एकेडमिक एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि मैं एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, वो कमर्शियल एक्टिविटी में आ जाएगा। और कमर्शियल एक्टिविटी इज 100% इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, राइट? 100% इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट एक्ट। तो अगर हम कोई कॉपीराइट कंटेंट यूज करते हैं, कोई भी कंटेंट यूज करते हैं, मैंने रेफरेंस भी दे रखी हैं, तो रेफरेंस देने के बावजूद भी ऑथर के पास ये राइट है कि हमसे पूछ सकता है कि मेरा कंटेंट आप मेरी परमिशन के बिना क्यों यूज कर रहे हैं। उनके पास राइट है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपको हम ये कहें कि हमें अकॉर्डिंग टू द कॉपीराइट एक्ट हमें इसमें एग्जम्पशन है, इसमें हमें एग्जम्पशन और हम यूज कर रहे हैं, वो सफिशिएंट आंसर नहीं होगा। हमें जस्टिफिकेशन देनी, प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी होगी कि आपको प्रूव करना होगा कि आप इसको एकेडमिक एक्टिविटी के लिए ही यूज कर रहे थे। पर जस्टिफिकेशन, अभी मैंने एक आपको केस का एक एग्जांपल दिया था कि कॉपीराइट कितना सेंसिटिव मैटर है। एक केस था दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस महेश्वरी देवी फोटोकॉपियर शॉप, राइट? सो उस
केस में हुआ क्या, 6 साल के बाद कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए कि ये फेयर यूज कर रहे हैं कंटेंट का, और वही आर्टिकल कोट किया। बट उन्हें 6 साल लगे ये प्रूव करने में कि वो फेयर यूज कर रहे थे। उनको 6 साल लगे कि वो फेयर यूज कर रहे थे, प्रूव करना पड़ता है। सो बहुत सेंसिटिव मैटर है ये जो कॉपीराइट है। अगर आप कोई भी कॉपीराइट कंटेंट यूज कर रहे हैं तो आज के बाद अब दिमाग में हमें रखनी चाहिए ये बात कि अगर कोई कंटेंट में यूज कर भी रहा हूँ तो इट्स ओके, बट अगर फ्यूचर में ऑथर मुझसे पूछे कि इसको मेरी बिना परमिशन के क्यों यूज कर रहे हो, तो आप जस्टिफिकेशन रेडी रहे आपके पास। उस समय सिंपली आप ये कह दे कि कॉपीराइट एक्ट में मेरे पास एग्जम्पशन है इसलिए यूज कर रहा हूँ, तो वो सफिशिएंट आंसर नहीं होगा। वरना होता क्या है आजकल की कोई भी इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट एक्ट करता है और कोर्ट में जाके बोलता है कि मैं तो फेयर यूज कर रहा था। अब हर कोई तो फेयर यूज में नहीं हो सकता ना, तो फेयर यूज में प्रूव करना होता है, साबित करना होता है कि हम फेयर यूज कर रहे थे। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, बहुत सेंसिटिव मैटर है। जैसे कि एक और केस का एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कॉपीराइट कितना सेंसिटिव मैटर है। जैसे एक यूनिवर्सिटी थी, एक यूनिवर्सिटी है, उनको एक लीगल नोटिफिकेशन मिलता है वार्नर ब्रदर्स की तरफ से। ना वार्नर ब्रदर हॉलीवुड मूवी मेकर जो हॉलीवुड प्लीज इंश्योर योर माइक्स आर म्यूटेड, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं सारे, प्लीज इंश्योर इट्स आपके माइक म्यूटेड हो, इंश्योर करो, राइट। ओके, सो मैं क्या बात कर रहे थे, तो ऐसे डिस्टर्ब होते हैं हम सारे, इंश्योर करें आपके माइक म्यूटेड है। बात कर रहे थे, ओके, एक केस की और एग्जांपल दे रहे थे कि एक यूनिवर्सिटी को एक लीगल नोटिफिकेशन मिलता है वार्नर ब्रदर की तरफ से। वार्नर ब्रदर हॉलीवुड मूवी मेकर जो होती हैं, वहां से लीगल नोटिफिकेशन मिलता है कि योर यूनिवर्सिटी इज डाउनलोडिंग आवर लेटेस्ट मूवी वाया यूटोरेंट, वाया टोरेंट। सो टोरेंट के थ्रू मूवीज वीडियोस डाउनलोड करना इलीगल है, इलीगल है, राइट। और उन्होंने उसमें पेनल्टी मेंशन की थी कि यू आर डूइंग इन्फ्रिजमेंट ऑफ द कॉपीराइट एक्ट एंड यू हैव टू पे दिस मच ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी भी डॉलर में मेंशन की, दैट इज मोर देन यूनिवर्सिटी एनुअल बजट, राइट। देन यूनिवर्सिटी प्रिपेयर ए जस्टिफिकेशन, काफी लॉन्ग जस्टिफिकेशन उन्होंने बनाई कि हमारे पास कुछ यूनिक कोर्सेज हैं जैसे कि एमए फिल्म स्टडी, एमए लिटरेरी आर्ट, परफॉर्मेंस स्टडी, राइट। कुछ ऐसे यूनिक कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज को एकेडमिक क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए दे नीड these movies, or as per this act they can, as per this act they can they are doing fair use of this content, right। So उन्होंने काफी लंबी जस्टिफिकेशन लिखी इसको जब प्रूव करने के लिए कि हाँ वो फेयर यूज ही कर रहे थे, और कोर्ट ने उसको पहले ही हियरिंग में एक्सेप्ट किया और केस डिसमिस हो गया, राइट। सो हर कोई इतना लकी नहीं होता है कि पहले ही हियरिंग में केस डिसमिस हो जाए। उससे पहला केस मैंने बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी उनको 6 साल लगे प्रूव करने में कि वो फेयर यूज कर रहे थे, राइट। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, लाइव केसेस हैं जो मैं आपको समझा सकता हूँ कि कॉपीराइट बहुत सेंसिटिव मैटर है, बहुत सेंसिटिव मैटर है कॉपीराइट। फेयर यूज को आप इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं कि हमारे पास एग्जम्पशन है कॉपीराइट एक्ट में और हम उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जस्टिफाई करना होता है कि आप उसको यूज क्यों कर रहे हैं। सो ऐसी प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए कि हमें कभी कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए सभी जगह पर ये रिकमेंड किया जाता है कि आप OER कंटेंट यूज करें। OER कंटेंट अगर आप स्वयं जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ऑनलाइन, स्वयं की गाइडलाइंस देखें या स्वयं प्रभा की देखें, वहाँ पर जितना भी मटेरियल है वो सारा क्रिएटिव कॉमन्स का ही मटेरियल अवेलेबल है। तो पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि वट एवर यू आर अपलोडिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट शुड बी क्रिएटिव कॉमन। सो ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर कॉपीराइट के फ्यूचर में आती है वो कोर्स कोऑर्डिनेटर को मैनेज करनी पड़ेगी, कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा, राइट। सो ऐसी
प्रॉब्लम से हम भी बचे रहें कॉपीराइट के इश्यूज से, तो आप OER कंटेंट ही यूज करें। सो इन केस अगर कॉपीराइट कंटेंट आप यूज कर भी रहे हैं तो जस्टिफिकेशन रेडी रखें। फ्यूचर में कभी कोई अगर ऑथर आपसे पूछे तो जस्टिफिकेशन भी रेडी रखें। ओके, ये तो हुआ कॉपीराइट को समझने का तरीका। एक चीज और, अगर अब हम कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे OER, ठीक है हम यूज कर रहे हैं कंटेंट इतनी वेबसाइट से जाकर, यूट्यूब से, गूगल से, OER commons.org, और एक लिस्ट में आपको ये शेयर कर दूंगा, राइट। सो हम इतनी साइट्स पर जाकर OER कंटेंट यूज कर रहे हैं। अब मैं OER में कंट्रीब्यूट कैसे करूं? OER में कंट्रीब्यूशन के लिए एक तो ये तरीका है कि आप OER की वेबसाइट्स पर जाएं और उस पर अपना कंटेंट अपलोड करें। जैसे कि ऐड OER, तो आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। या उससे भी आसान, जैसे YouTube से सभी फेमिलियर हैं, सो YouTube का ही एग्जांपल ले लेते हैं, YouTube से सब फेमिलियर हैं, राइट। तो YouTube पर जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं, आप सबके अपने चैनल्स भी होंगे जो रिकॉर्डेड वीडियोस को अपलोड भी करते होंगे, तो YouTube पर जब आप वीडियो अपलोड करते हो, लेट्स से मैंने कहा अपलोड वीडियो, राइट। एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। अपलोड वीडियो पे मैं गया, तो ये एक वीडियो में सर्च कर लेता हूँ कि एक वीडियो मैंने सर्च की, राइट, इसको अपलोड किया। अब वीडियो को अपलोड करते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्रिएटिव कॉमन भी बताता हूँ उसमें, उसके अलावा भी उसके एडिशन भी कुछ आपको बता देता हूँ। जब वीडियोस को आप अपलोड करते हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। वो क्या है? पहला होता है थंबनेल। एक एप्रोप्रिएट थंबनेल सेलेक्ट कीजिए जो बेस्ट शूट करता हो आपकी वीडियो को। अदरवाइज आप अपना कस्टमाइज थंबनेल भी अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये तो पहली चीज। दूसरा होता है, मैं शो मोर में अगर जाता हूं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है मेरे पास, लाइसेंस। बाय डिफॉल्ट यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड होती है वो होती है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, मीन्स कॉपीराइट कंटेंट, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। एक और आप अगर देखिए ऑप्शन है मेरे पास, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन। तो जब भी आप वीडियो को अपलोड करें, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन में अपलोड करें, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन। सो अगर मेरी वीडियो क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन में होगी, जैसे कि दूसरों की वीडियो यूज करता हूँ क्रिएटिव कॉमन फिल्टर लगा के OER में, और मैंने वीडियो यूज की, तो मेरी वीडियो की कॉपी OER में दूसरों को विजिबल होगी और उसको यूज कर पाएंगे। सो ये एक गिव एंड टेक की तरह है, गिव एंड टेक, कि अगर मुझे पता है कि अगर मैं किसी और की वीडियो यूज करता हूं तो मुझे OER में कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए, OER को स्ट्रॉन्ग भी करना चाहिए। कॉपीराइट से हटके मुझे कंट्रीब्यूशन भी जरूरी है। गिव एंड टेक की तरह हम इसको लेके चलते हैं कि यूज करते हैं तो देना भी चाहिए। सो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस यहाँ से अपलोड होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, चेक में एक ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन चेक। ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, राइट। यहाँ पर क्या होता है, चेक में यूट्यूब अपने आप चेक करता है कॉपीराइट, नो इशू फाउंड। मतलब क्या हुआ इसका नो इशू फाउंड? सी आप कोई भी वीडियो जो आपने यूट्यूब से लिया है और उसको मॉडिफिकेशन करने के बाद अगर आप उसको दोबारा यूट्यूब पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो अपलोड नहीं होगी। यहाँ चेक ऑप्शन पर ही आपको अलर्ट आ जाएगा कि दिस इशू हैव सम, the video have some issue found, और some copyright violation के issues में मिले हैं, that could not be uploaded। मीन्स सेम वीडियो को आप अपलोड नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन अगर वो वीडियो ओके है तो देन इट शोज कि नो इशू फाउंड। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, कोई भी वीडियो जब यूट्यूब पर या कहीं पर भी अवेलेबल होती है, हर वीडियो का एक फ्रेम होते हैं। वीडियोस के अंदर बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं और उन मल्टीपल फ्रेम्स को बनकर एक वीडियो बनती है। और उस फ्रेम की स्पीड क्या होती है? एक जो एवरेज स्पीड होती है वीडियो को देखने की, वो होती है 30 फ्रेम पर सेकंड, 30 FPS, राइट। 30 FPS की फ्रेम की स्पीड से वो वीडियो चलती है, तभी हमें वीडियो वो नजर आती है। अदरवाइज वो एक फ्रेम्स होते हैं बहुत सारे, और हर एक फ्रेम का एक हैश वैल्यू होती है। टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो एक हैश वैल्यू होती है।
लेट्स से मैंने कोई वीडियो, कोई एग्जिस्टिंग कॉपीराइट की वीडियो को मॉडिफाई करके अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ चेक पर ये चेक किया जाता है इस पॉइंट पर कि कोई भी फ्रेम एग्जिस्टिंग तो नहीं करता जिसकी हैश वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी हो, टेक्निकली वो वेरीफाई करता है उसको। आपने बहुत बार देखा होगा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के बाद वो काफी देर तक प्रोसेसिंग मोड में रहती है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि वो हैश वैल्यूज को जनरेट करता है या चेक करता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें कॉपीराइट की, राइट। सो कॉपीराइट आजकल टेक्नोलॉजी बहुत मैच्योर होती जा रही है। ऐसा मत सोचिए कि आप जो भी यूज कर रहे हैं तो वो कभी भी ट्रैकिंग में नहीं होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में आप पब्लिक कीजिए और एनीवन कैन यूज योर वीडियो। सो पब्लिक प्लस क्रिएटिव कॉमन आप इस वीडियो को यूज कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है इसमें, आप अगर ट्राई करें अनलिस्टेड। अनलिस्टेड का मतलब क्या है, ये भी कई बार यूजफुल है। जैसे कि मैंने कुछ वीडियो बनाया और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो मेरे स्टूडेंट तक ही सीमित रहे, मेरे जो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में जिनको मैं पढ़ाता हूँ उन तक ही सीमित रहे, उसको पब्लिक में कोई ना देखे। तो ऐसी सिनेरियो में मैं अपनी वीडियो को अनलिस्टेड मोड में अपलोड करूंगा। और अब होगा क्या कि अनलिस्टेड में वीडियो जाने के बाद यूट्यूब पर इस वीडियो को कोई नहीं देख सकता, पर जहां पर भी मैं इस वीडियो का URL शेयर करूंगा वहां पर ये वीडियो विजिबल हो जाएगा। तो थोड़ा एक रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वीडियो को, कई बार हम वीडियोस बनाते हैं बट पब्लिक के लिए नहीं, अपने ही स्टूडेंट के लिए बनाते हैं। सो ऐसे में आप इसको थोड़ा अनलिस्टेड कर सकते हैं। देन प्राइवेट तो और क्लोज होता है अनलिस्टेड से कंपैरेटिवली। आप अगर प्राइवेट करने के बाद लिंक भी शेयर करेंगे तो वो वीडियो विजिबल नहीं होगी, चैनल टू चैनल ही आपको शेयर करनी होगी। अगर एक तरफ मैं कहता हूँ कि क्रिएटिव कॉमन और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि प्राइवेट है ये वीडियो, तो उसका कोई सेंस नहीं। क्रिएटिव कॉमन प्लस पब्लिक, इसका एक सेंस बनता है। दैट्स साउंड्स गुड कि क्रिएटिव कॉमन और पब्लिक है कि अब मेरी यूट्यूब में कोई भी जाकर मेरी वीडियो को सर्च कर सकता है, पब्लिक एंड पब्लिश इट, देन मेरी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है। और इस तरह से मैं क्रिएटिव कॉमन में एट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ, और या यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी माध्यम से मैं अपनी वीडियो को यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब एक चीज और देखते हैं कि यूट्यूब पर हम सब यूज करते आ रहे हैं यूट्यूब, राइट। अब यूट्यूब इतना यूज करते भी आ रहे हैं, तो हमें एक चीज की जानकारी और भी होनी चाहिए कि शायद हम शायद एक मिस्टेक करते हैं। शायद YouTube से वीडियोस भी डाउनलोड करते होंगे शायद, राइट। सो एज पर द YouTube टर्म्स एंड कंडीशन, वीडियोस डाउनलोड करना इज नॉट परमिसेबल फ्रॉम द YouTube। कोई जो भी, शायद अगर आप कोई भी टूल, थर्ड पार्टी टूल जो यूज करते होंगे वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए, यूट्यूब की वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए, वो सारे के सारे टूल इलीगल हैं, सारे के सारे टूल। इनफैक्ट यूट्यूब पर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप वीडियो को डाउनलोड कर सकें। सिर्फ एक जगह पर डाउनलोड का ऑप्शन होती है। ये देखिए कि मेरी वीडियो है, मैंने अपलोड की है, एंड यहाँ पर मेरे पास ये डाउनलोड ऑप्शन है। अदरवाइज पूरे YouTube पर आप कहीं भी देख लीजिए, कोई डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो भी आप टूल शायद करते हो, अगर यूज करते हो कोई भी टूल, सारे के सारे इलीगल टूल, सारे इलीगल। तो डाउनलोड आपको शायद कंफ्यूजन एक हो सकती है कि जो मोबाइल ऐप होती है YouTube की, उसमें एक डाउनलोड का ऑप्शन होता है। तो वो डाउनलोड नहीं है, वो एक ऑफलाइन व्यू है। ऑफलाइन व्यू का क्या मतलब हुआ कि आप उन वीडियो को उस ऐप में ही देख सकते हैं, ऐप के बाहर उस वीडियो का कोई यूज नहीं होता, राइट। तो डाउनलोड का कोई
कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी वीडियो ही डाउनलोड कर सकता हूँ, राइट। सो मैं अभी के लिए ये ड्राफ्ट ऐसे ही टेम्परेरी वीडियो थी, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये टेम्परेरी वीडियोस मैंने ऐसे ही अपलोड करने की कोशिश की, राइट। सो होप यू अवेयर नाउ कि वीडियोस को और किसी भी चीज़ को, कॉपीराइट को सिंसियरली हमें लेना है और सिर्फ OER कंटेंट ही यूज करना है। OER कंटेंट, ओपन एजुकेशनल कंटेंट ही हमें यूज करना है टू सेव आवर स्किन फ्रॉम द कॉपीराइट इश्यूज। तो फ्यूचर में कोई कॉपीराइट का प्रॉब्लम ना आए। सो जब भी हम ऑनलाइन की तरफ मूव करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग और डेवलपमेंट ऑफ मूव की तरफ मूव करते हैं, तो ये सबसे पहला स्टेप है कि हमें कंटेंट का लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। जो कंटेंट है उसका लाइसेंस क्या है, उसका टाइप क्या है, वो कॉपीराइट है, वो फ्री है, या जो मैंने कंटेंट बनाया है उस कंटेंट को मैं कहाँ अपलोड कर रहा हूँ और किस लाइसेंस के साथ अपलोड कर रहा हूँ। सो इनकी समझ होना बहुत जरूरी है जब मैं ऑनलाइन की तरफ जा रहा हूँ। सी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं कि एक दो धारी तलवार की तरह है। टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार की तरह, हम शायद एक ही साइड देखते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते रहते हैं, राइट। बट दूसरी साइड को हम शायद कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो हमें इस चीजों की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ही ऑनलाइन कोर्सेज को यूज करना चाहिए। यू नो, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट मैच्योर हो रही है, बहुत फास्ट मैच्योर हो रही है। उसका एक एग्जांपल, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। आज मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले एक रिसर्च स्कॉलर मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि सर, एक थीसिस मिली है मुझे लाइब्रेरी में, बहुत पुरानी है और मैं उसको, मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, तो उस थीसिस को अगर मैं आज यूज करके अपनी थीसिस सबमिट कर दूं तो वो एंटी प्लेगरिज्म में भी नहीं आएगा कहीं और वो वैलिडेट होके मुझे डिग्री मिल जाए। मुझे बड़ा अचंभा हुआ उसकी बात सुन के कि ठीक है। देन आई सेड कि ओके, आज तो आप ये कॉपी पेस्ट या दूसरे की थीसिस लेके डिग्री ले जाओगे, वो किसी एंटी प्लेगरिज्म में भी नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत पुरानी थीसिस है। आज तो आप डिग्री पा जाओगे और इस डिग्री के बेस पर आप कल को कहीं प्रोफेसर या कुछ बड़ी पोस्ट पर भी होंगे। बट उस समय 10 साल के बाद जब आप किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे और उस समय ये जो ऑफलाइन थीसिस जो आप कह रहे हो, पुरानी थीसिस, ये डिजिटलाइज्ड हो जाएंगी, कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगी, और उस समय ये पता चले कि आपकी थीसिस तो प्लेगराइज थी, तो क्या करोगे? आपकी पूरी लाइफ की जो मेहनत है वो सारी खराब हो जाएगी। सो ऐसा मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी बहुत मैच्योर होती जा रही है दिन पर दिन। हर दिन टेक्नोलॉजी बदलती है, कुछ नया आ रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। सो ऐसी चीज़ों से हमें अवेयर रहना है। ऑनलाइन एजुकेशन भी हमें करनी है, कोई डाउट नहीं है, बट ऑनलाइन एजुकेशन करनी है बड़ी समझ के साथ कि कंटेंट का लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर क्या है, जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो क्या है। ऐसे मैं फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का फैन हूँ। कोई भी चीज में यूज करता हूँ, मैं ऑलवेज रिकमेंड कि वो फ्री ओपन की सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में हो। जैसे मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, सो मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके बाद अगर आप देखें कि ये OER से हटके थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूँ कि सारे फ्री में अवेलेबल है। सी मेरे पास कितनी लंबी लिस्ट है, आप अगर देखें बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। इतने सारे सॉफ्टवेयर को लेकर हम फ्री में कंटेंट भी डेवलप कर सकते हैं। फ्री में कंटेंट डेवलपमेंट भी की जा सकती है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल फ्री ओपन सोर्स जैसे जिटसी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, टूल, प्लेगरिज्म ट्रैकिंग टूल, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास जो फ्री में अवेलेबल हैं। वो उनको यूज करके हम कंटेंट को डेवलप भी कर सकते हैं। और कंटेंट डेवलप करने के बाद हमें ये समझ होनी चाहिए कि उस कंटेंट का लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। सो अपनी स्किन को, अपने आप को हमें कॉपीराइट से बचा के रखने के लिए, इसीलिए हर जगह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल इनिशिएटिव्स, जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि स्वयं प्रभा और बहुत सारे जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनकी गाइडलाइन में क्लियरली मेंशन है कि आप जो भी कंटेंट यहाँ पर अपलोड करोगे वो क्रिएटिव कॉमन होना चाहिए।
इट्स सो क्लियरली मेंशन है। सो हमें बस इतना ही मैसेज है सिंपल समझने के लिए कि कंटेंट को यूज करने से पहले उसका लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, और अपना कंटेंट अपलोड करने से पहले उसका भी कंटेंट का स्ट्रक्चर आप देखें कि वो क्या, किस कंटेंट में आप वो जा रहा है। वो कॉपीराइट में जा रहा है तो उसके क्या रिफ्लेक्शन होंगे, वो OER में जा रहा है तो उसके क्या रिफ्लेक्शन होंगे। सो OER को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, OER में कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी कंटेंट बनाएं उसको OER में अपलोड, और उसको फर्दर दूसरे फैकल्टीज भी यूटिलाइज कर पाएंगे। आप ओरो का कंटेंट यूज करते हो तो आई थिंक ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ओरो को कंटेंट प्रोवाइड भी करवाएं, तभी ये OER कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी और उस कंटेंट को हम यूज कर पाएंगे, राइट। सो मेरे पास बोलने को तो बहुत कुछ है, अभी आप जानते हैं अकेडमिशियंस ऑलवेज हंगर टू स्पीक, बहुत कुछ होता है बोलने को, पर उनको एक चीज है जो रोक देती है, वो है टाइम, राइट। सो अभी टाइम मुझे कह रहा है कि मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए, और आपको समय देता हूँ अपने कोई भी क्वेश्चंस के लिए। सो अब आपके पास लास्ट 10 मिनट हैं, आप कोई भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन। सो फ्लोर इज अप फॉर नाउ, क्वेश्चन आंसर प्लीज, इट्स योर टाइम नाउ। आप क्वेश्चन थैंक यू सो मच सर। टाइप कर दीजिए, टाइप कर सकते हैं आप हाँ। चैट बॉक्स में, वो बेहतर रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट करोगे तो क्योस मच जाएगा। तो बेहतर है कि आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दें, वो ज्यादा बेहतर है। कोई बोलना भी चाहता है तो भी बोले, अब अदरवाइज अगर कोई टाइप नहीं करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो फिर बोल के बोले, या फिर जो बोलना नहीं चाह रहा है टाइप करके कहना चाह रहा है तो वो भी करे। सारे ऑप्शन है आपके पास। नहीं सर, नाइस सेशन। इतना कहने से नहीं होगा। बिल्कुल। नहीं सर, जो नॉलेज हमारे लिए नया होता है ना, इसलिए नॉलेज नया है ना। ओके, ये कोई किसी ने पूछा चैट है। बॉक्स में मैं देख पा रहा हूँ कि आप वो लिस्ट ऑफ शेयर्स मांग रहे हैं। सो मैं डॉक्टर संतोष जी को वो लिस्ट शेयर कर दूंगा, तो ना आपको फर्दर आपके ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देंगे। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछे, क्योंकि सर जहां से बात कर रहे हैं और जहां पे आप हैं उन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा गैप है। उस गैप को कैसे पूरा करना है आप उसके बारे में पूछिए। जहां पे आप हैं, आप स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पे, और ये जो ये प्लेटफॉर्म है, जो ये मटेरियल है, उसको कैसे एक्सेसिबल बनाए उसके बारे में कुछ पूछिए। हाँ, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सर कोई पूछ रहा है? ओके सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, आपने यूट्यूब पे बताया, सारी बातें बताई, तो उसमें जो छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों के लिए जो ये लोग वीडियो बनाते हैं, तो अक्सर होता है कि उनको कहीं कहीं से मटेरियल लेना ही पड़ता है। कुछ वीडियो छोटे क्लिप्स कहीं से लेनी पड़ती है, कहीं से कोई पिक्चर्स लेने पड़ते हैं। तो अगर वो चीज कॉपीराइट की है, उन्होंने लिया है, तो उसको अपने हिसाब से वो कॉपीराइट ना बने इसके लिए क्या कर सकते हैं, या उसमें कुछ एडिशन करें, या फिर जैसे आजकल के जो आए हुए हैं इन्फोग्राफिक मटेरियल उसको ऐड कर दें। तो इन सबको करने से क्या ऐसा वो दूर हो सकता है ये कॉपीराइट? सर इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप जो कंटेंट सर्च कर रहे हैं OER सर्च के यूज कर लें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इन केस अगर वो कंटेंट आपको OER में ना मिलकर कॉपीराइट में मिलता है और आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो बेहतर तरीका क्या है, आप उसके रेफरेंसेस, ऑथर को क्रेडिट देना ना भूलें। बहुत जरूरी है रेफरेंसेस देना। रेफरेंस तो मैं कहूंगा कि अगर वो कंटेंट OER भी है तब भी रेफरेंस देना है। OER में ये नहीं है कि परमिशन नहीं लेनी तो रेफरेंस भी नहीं देना, ऐसा नहीं है। रेफरेंस वहां पर भी देना है और कॉपीराइट में भी देना है। सो कॉपीराइट कंटेंट का आप यूज करें और उसका रेफरेंस दें, राइट। सो वो कहीं ना कहीं हमारी एकेडमिक एक्टिविटी के अंदर आता है, और एकेडमिक एक्टिविटी में हमारे एक्ट में एग्जम्पशन है कि वो फेयर यूज में आता है, और फेयर यूज हमारे लिए एग्जम्पशन है कॉपीराइट एक्ट से। बट वही फिर से घूम फिर के वही बात आ जाती है कि कोई पूछता नहीं है। आज तक तो किसी ने नहीं कहा कि मेरा मटेरियल क्यों आप कोई क्लेम नहीं करता है, बट अगर कोई क्लेम करे तो जस्टिफिकेशन माइंड में रखिएगा,
आप यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, यूज कर सकते हैं, बट जस्टिफिकेशन कि वो सेंसिटिव मैटर बन सकता है, ये चीज दिमाग में जरूर रखिएगा। लेकिन आज तक मुझे लगता नहीं है किसी ने भी किसी को पूछा होगा कि इस रेफरेंसेस देने के बावजूद भी। तो आज तक नहीं पूछा, तो हो सकता है फ्यूचर में ना पूछे, हम तो यही उम्मीद करते हैं। बट फिर भी तैयार रहिए, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, रेडी रहें उसके लिए, राइट। यूज कीजिए, एकेडमिक एक्टिविटी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, यूज कर सकते हैं, उसका रेफरेंस देना ना भूले। लेकिन कॉपीराइट कंटेंट को जब आप यूज कर रहे हैं तो मॉडिफिकेशन अलाउड बिल्कुल नहीं, ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाई नहीं कर सकते आप। जो उनका पिक है ओरिजिनल एक्सक्यूज मी सर। कंटेंट होगा जी, आप पूछिए। हाँ सर जी, हम कोई सिंबल का यूज करता है तो क्या उसमें भी कॉपीराइट की दिक्कत होगी? शायद कोई सिंबल, इंस्टीट्यूट का सिंबल है। नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंबल तो अपने आप में, देख कोई आप यूआरएल दे रहे हैं किसी वेबसाइट का, कोई सिंबल दे रहे हैं, वो तो अपने आप में ही रेफरेंस है, वो तो अपने आप में ही रेफरेंस है। कोई यूआरएल है, सही बात है, सही बात है। खुद में रेफरेंस है वो तो। क्योंकि क्या होता है, हम सब यूट्यूब पे कोई वीडियो या शेयर करते हैं तो किसी ना किसी तरह से हम यहीं से वहीं से सिंबॉलिक कोई सिंबल लेते हैं, तो ये क्या होता है? हाँ, तो आप सिंबल को लेके ये नहीं कह सकते कि किसी का सिंबल उठाया कि अब ये मेरा है, ये वो तो नहीं कह रहे ना आप उसको यूज कर रहे हैं दिखाने के लिए, तो सिंबल तो अपने आप में रेफरेंस हो गया कि वो किसी ना किसी चीज को रेफर कर रहा है, राइट। तो वो तो अपने आप में रेफरेंस है। ओके ओके सर जी। गुड आफ्टरनून सर। यस सर, मतलब हमने समझा कि डाउनलोड नहीं करना चाहिए कॉपीराइट इशू पर, अगर हम लाइव दिखा रहे ओपन करके इन द क्लास तो कोई इशू नहीं दिखाना, और अगर शेयर कर रहे लिंक फॉर पेरेंट्स टू रेफर लेटर तो भी कोई इशू नहीं। शेयर कर रहे हैं, मैंने अभी कहा कि आप शेयर यूआरएल के थ्रू कर रहे हैं। यस, हाँ, यूआरएल तो अपने आप में रेफरेंस है। करेक्ट करेक्ट, राइट। और लाइव दिखा भी सकते हैं प्ले करके। यस यस यस। थैंक यू सो मच सर, दिस वाज रियली नीडफुल। मतलब अभी 2 साल से वी वर सो कंफ्यूज्ड कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली रिलेवेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अब हमारे अगले स्पीकर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपका वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए हमारे स्कूल की टीचर हर्षा आसरा जी को मैं निवेदन करता हूं कि वो आपका वोट ऑफ थैंक्स करें। और रियली सर, आपका सेशन एंजॉय हम सभी ने एंजॉय किया। मैं तो पहले भी सुन चुका हूं, तो मुझे मजा आया, और मैं इसीलिए कहा कि मेरे पार्टिसिपेंट जो मेरे फील्ड के लोग हैं वो अगर इस बात को समझेंगे, सुनेंगे, तो उनको और क्लियरिटी होगी। सही कहा वो बहन ने कि हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किसको लें, किसको ना लें। तो आज का जो सेशन हुआ है वो सही गलत के बीच जो है ना, वो पर्दा वो हटाया है कि सही गलत क्या होता है। थैंक यू सो मच, सबकी तरफ से थैंक यू। अब मैं आपका एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करवाता हूँ, प्लीज। एजुकेशनल रिसोर्सेज पर अपना वक्तव्य दिया। कल से सर हम ये सब सुन रहे हैं कि आपके पास आप उसका यूज कैसे कर सकते, वो यूज करने के बाद चेंजेस क्या होंगे, कितना अच्छा काम कर सकते हैं, वो सब हम सुन रहे हैं, वो सब भी अच्छा बोल रहे हैं। पर आज जो हमको जानकारी मिली वो एकदम से नहीं थी कि हम वो सब यूज करने के टाइम क्या क्या ध्यान रखें। वो सब आपने बताया कि भाई सबसे पहले वो कॉपीराइट है या नहीं उसका ध्यान रखे, फिर वो OER पे है या नहीं वो ध्यान में रखे, फिर आपने बताया द 5R परमिशन ऑफ OER, उसका लिस्ट है कि आप कौन कौन सी चीज पे चेंजेस करके रिवाइज कर सकते हैं, वो अच्छा रहा। फिर आपने बताया कि 3 तरह के कंटेंट होते हैं इंटरनेट पे। कॉपीराइट वाला होता है वो एक ही सी होता है उसमें, फिर क्रिएटिव कॉमन, फिर पब्लिक डोमेन, वो सब में क्या क्या अंतर है वो आपने बताया। फिर आपने बताया कि OER कंटेंट कैसे ढूंढे, उसकी आपने सारी लिस्ट दी, वो अच्छा रहा। फिर इमेजेस कहाँ से ढूंढे हाई क्वालिटी की, उसकी भी आपने लिस्ट दी। फिर आप अपना खुद का बनाया हुआ कंटेंट OER में कैसे लगा सकते, अपलोड कर सकते हैं, उसमें आप क्या क्या ध्यान रखे वो भी आपने बताया।
और ये सब बातें आपने जब बताई तो कुछ प्रैक्टिकल करके भी समझाया, एग्जांपल्स भी दिए, तो अच्छा रहा। फिर एक और बात बताए कि कॉपीराइट एक्ट के तहत हमें जो फेयर यूज करते हैं किसी कंटेंट का, तो वो हम एकेडमिक यूज के लिए कॉपीराइट कंटेंट का भी यूज कर सकते हैं, पर हमें जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। ये सब बात जानकारी हमारे लिए काफी नहीं थी, हमें बहुत यूजफुल होगी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंटली सुनने के लिए। अलाउ मी टू लीव नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे पास और भी आगे का प्लेटफॉर्म रहेगा, उसमें हम आपको याद करेंगे और कभी कोशिश करेंगे कि आपको ऑफलाइन बुलाने का और ऑफलाइन करके आपसे सुने। आप भी हमारे संस्था को आकर के विजिट करें, देखें और हम आपसे रूबरू मिल करके ज्ञान लें, तो अच्छा रहेगा। आपको जरूर कॉल करेंगे सर।